पंकज जी, आइए सत्संग की शुरुआत करें और सत्संग करने के लिए इनवाइट करते हैं सज्जल अंकल को। अंकल, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आज गुरु महाराज के सत्संग के लिए मुझे मौका मिला और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं अपनी प्यारी संगत को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से कि उनका आशीर्वाद सारी संगत के ऊपर रहे और हमेशा रहे, क्योंकि गुरु महाराज का जो जो दृष्टि है, जो उनका है, वो सारी संगत के ऊपर है। और मैं उनको हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं अपनी जो खूबसूरत जो मेरी गुरु महाराज के साथ जो मेरी जर्नी है, वो मुझे सौभाग्य मिला गुरु महाराज से पहली बार मिलने का 1996 में, 1996 में। मुझे अभी तक याद है, वो सितंबर का महीना था। उस टाइम में मुंबई के अंदर अपनी इंटर्नशिप कर रहा था। तो मैं उस टाइम मेरे फादर चंडी मंदिर जो कि पंचकुला में है, वहां पे कमांड हॉस्पिटल में पोस्टेड थे। तो मैं ऐसी हफ्ते की छुट्टियों पे आया था। तो मेरे फादर ने कहा कि ऐसे एक महान पुरुष हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, तो अगर आप चलो तो आप ही आशीर्वाद ले लो। मैंने ठीक है जी, बिल्कुल मैं भी चलूंगा, बिल्कुल आशीर्वाद लूंगा। तो उस टाइम जनरल आहूजा जो कि सेक्टर 2 पंचकुला में उनका वो था, घर था। तो गुरु महाराज वहां पे रुके हुए थे। तो मैं गया उधर। तो उस टाइम मेरा सबसे पहला जो मेरा मौका मिला, जो उन जो जो मेरी दृष्टि गई और जो मैंने उनको देखा गुरु महाराज को, तो वहां पे आशीर्वाद लिया गुरु महाराज का। उस टाइम मुझे ऑब्वियसली कुछ ज्यादा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं उस टाइम मतलब आया था उधर से और फर्स्ट टाइम मिला। तो बस उनका आशीर्वाद लेके मैं आ गया घर वापस। और फिर मैं 4-5 दिन के बाद अपना मुंबई चले गया, अपना जो कोर्स जो मेरा बाकी था वो पूरा करने के लिए। तो उसके बाद जब मैं अपना कोर्स खत्म करके 1997 में मार्च में वापस अपने पेरेंट्स के पास आया मुंबई से, तो उस टाइम गुरु महाराज शिफ्ट हो गए थे सेक्टर 33 सेक्टर चंडीगढ़ में किसी के घर। तो जो जो पेरेंट्स थे वो उस टाइम गुरु महाराज के पास वो सत्संग पे जैसी संगत लगती थी, उस टाइम हर रोज लगती थी, तो वहां पे जाते थे। तो धीरे धीरे करके मेरा भी मन किया, चलो मैं भी उनके साथ चलता हूँ, कुछ मतलब जाऊंगा। मतलब कुछ ऐसा नहीं था मन के अंदर कि मैं मतलब कि मैं क्यों क्यों उधर जा रहा हूँ, बट ऐसी अंदर से मतलब वो होता था कि आवाज उठती थी कि चलो जाओ जाओ हो आओ, मतलब ये मदर फादर के साथ गुरु महाराज के पास। शुरू में तो मुझे समझ नहीं आया कुछ खास। तो धीरे धीरे करके जैसे ही वक्त मतलब बीतता गया, और पता नहीं अंदर से मुझे वहां पे जाके अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। बड़ा शांत वहाँ पे एटमोसफियर होता था और मुझे काफी मतलब सुकून मिलता था। और मुझे काफी मतलब बहुत रिलैक्स फील करता था और मुझे बड़ा अच्छा सा लगता था कि जैसे मैं एक अलग ही मतलब दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ पे कि सब कुछ काम कंपोस्ट और वो है। तो अचानक ही एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो मेरा पूरा जो गुरु महाराज के प्रति जो परसेप्शन था वो पूरा उसने बदल दिया। क्या हुआ कि एक दिन गुरु महाराज ने फादर और मुझे अपने जो रूम में, जहाँ पे मतलब जो उनका कमरा था गुरु महाराज का उधर, बोले जो है 33 सेक्टर के जो मकान के अंदर, वहां पे अंदर बुलाया। तो वहां पे भी एक फैमिली बैठी हुई थी और उनकी बेटी थी साथ में। तो ऐसी मतलब गुरु जी उनसे बात कर रहे थे, तो अचानक ही मैं बिल्कुल गुरु जी के बिल्कुल साइड में ही बैठा था, थोड़ा पीछे। तो मेरा ध्यान पूरा गुरु महाराज के पास ही था, तो कि मतलब गुरु महाराज की तरफ था। तो अचानक ही क्या हुआ कि मैं देखता हूँ गुरु महाराज का हाथ थोड़ा मतलब कंधे के ऊपर जाता है, और मैं देखता हूँ कि उनके हाथ में एक गोल्ड कलर की ये कलर की ब्रेसलेट
किसी ने ऐसा लगा कि ऊपर से उनके हाथों में रखा है, मेरे सामने हुआ और मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि ये हुआ कैसे। आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो सकता है। और उसी टाइम गुरु महाराज ने आंखें बंद की और करीब 1-2 मिनट के लिए वो बिल्कुल शांत हो गए, और उन्होंने वो ब्रेसलेट जो वो जो फैमिली जो थी बैठी, उनकी जो बेटी थी उनको दिया, कि शायद वो बेटी शायद अब्रॉड जा रही थी पढ़ने के लिए, और कहा कि इसको अपने पास संभाल के रखना। और वो पूरा कमरा, मतलब रोज की पेटल्स की खुशबू से पूरा भर गया। और उसको देख के मैं बिल्कुल अचंभा रह गया, और मैं समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। तब मुझे समझ में थोड़ी देर बाद ये लगा कि ये गुरु महाराज इस ये धरती से नहीं है। क्योंकि हाउ इज दिस पॉसिबल कि अचानक ही मैं सामने बैठा हूँ और मेरे सामने ही उनके हाथ खुला हुआ है, और ऐसा लगा कि किसी ने उनके हाथ हाथ में वो गोल्ड का ब्रेसलेट रखा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे फिर मेरा और मतलब विश्वास मतलब पूरा अटूट उनकी तरफ होने लग पड़ा, और ऐसे ही मैं हर रोज आने लग पड़ा गुरु महाराज के पास। ऐसा ही ये समय बीतता गया, और इसी बीच में मैंने एक छोटी सी जॉब ले ली थी वहां पे। एक कॉलेज था, BRS शेड्यूल कॉलेज है, जो कि इधर ही पड़ता है, चंडी मंदिर से थोड़ा सा दूर। तो इसी बीच में वहां पे मुझे पता चला कि कुछ जॉब्स निकली हैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर। तो मैंने फिर ऐसी मैंने मैंने उनसे डिस्कस किया फादर से कि मैं क्या करूं। उन्होंने बोला कि चलो अप्लाई कर दो, देखते हैं। फिर एक दिन शाम को फादर ने जाके गुरु महाराज को वो फॉर्म दिखाया और कहा कि ऐसे ऐसे है, जॉब निकली है, तो ये अप्लाई करा बेटा तो करे। गुरु महाराज ने बोला बिल्कुल करो, और उसकी जॉब लग जाएगी। ये बात है फरवरी की बात है 1998 की। और मुझे अभी तक याद है जुलाई के ये जो महीने के अंदर इंटरव्यू था, और अचानक ऐसा समीकरण बना कि ऑब्वियसली हम मतलब ये डिफेंस बैकग्राउंड से थे, तो कोई अप्रोच वगैरह जैसे कोई नहीं थी। तो आपको पता स्टेट के अंदर जॉब लेना इतना आसान नहीं होता। तो समीकरण ऐसे बने कि उस टाइम जो DGP हरियाणा के थे, तो उनके जो फादर वो भी एक डिफेंस पर्सनल थे, तो उनकी तबीयत काफी खराब रही थी और PGI में एडमिट थे, तो वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो इसी बीच में उन्होंने उनको शिफ्ट करा के कमांड हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया, और वो फादर के अंदर ही ट्रीटमेंट में थे। तो धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, महीने में वो रिकवर करके उनके फादर, और उनको डिस्चार्ज मिल गया। तो ही वॉज वेरी हैप्पी जो थे वहां के उस टाइम जो DGP। उन्होंने ऐसे फादर को कहा कि कभी कोई आपको कोई काम पड़े तो प्लीज आप मुझे याद कर लेना। तो अचानक ही फादर को याद आता है कि हाँ वो है, उनसे मैं बात करता हूँ। तो जो फादर ने गुरु महाराज से किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, बात कर लो। तो जुलाई के मुझे अभी तक याद है कि इंटरव्यू थी मेरी, और मेरी इंटरव्यू कुछ अच्छी नहीं गई, और शाम के फोन आ गया कि आपके बेटे का सिलेक्शन हो गया, जबकि रिजल्ट अक्टूबर में निकलना था। और अक्टूबर में निकला, और जैसा था वैसे ही मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैंने ज्वाइन कर ली जॉब को दिसंबर में। और मैंने इस पीरियड में ज्वाइन करने से पहले इतने लोगों से अप्रोच किया इन द जो है सेक्रेटरीट वगैरह सब में, जितना छोटा मोटा हो सकता था कि मेरी जो है ट्रांसफर कहीं, जो मुझे पोस्टिंग मिले वो कहीं आसपास मिल जाए, पंचकुला के इधर उधर या अम्बाला मिल जाए। मगर मैंने कोशिश करने के बावजूद, सब हाथ पैर मारने के बावजूद, मुझे जो ट्रांसफर मिली वो मुझे मिली कहाँ पे, गुड़गांव। और क्योंकि वहां पे थे गुरु महाराज थे, तो मतलब एक दिन ऐसे ही मैं गया उनके पास, जब आगे गुरु महाराज इधर ये छोटे मंदिर सुल्तानपुर। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज ने कि मैं तेनू इत्थे ही रखना है, तू अपने कोल ही, मतलब तो जितनी मेरी मोरलेस जो मैक्सिमम सर्विस रही है वो इसी के आसपास ही रही है। और गुरु महाराज ने कहा कि तू मतलब गरीब सेवा कार्य करे, मतलब यू सर्व द पुअर पीपल। तो जैसे उन्होंने जो मुझे आज्ञा दी, तो मैं वही कोशिश करता हूँ, वही इम्प्लीमेंट करूँ। जहां जहां पोस्ट रहता हूँ रूरल एरिया में, कोशिश करता हूँ कि मैं जितना अपनी तरफ से हो सके, जो भी मेरे पास गरीब पेशेंट्स आते हैं उनकी मैं पूरी अपनी तरफ से जितनी हो सकता है मदद करूँ। हमेशा ध्यान रहता है गुरु महाराज का, जो उन्होंने मुझे हुक्म दिया।
तो ये एक जो छोटी सी जर्नी जो मैंने आपको बताया कि कैसे मेरा गुरु महाराज के साथ मिलना हुआ और उनके प्रति जो विश्वास और अटूट विश्वास मैं कहूँ जो हुआ। इसी बीच में मैं आपको फिर से पीछे जैसे ही जब वहाँ पे थे ये चंडीगढ़ में, चंडी मंदिर में, तो मेरे फादर वहाँ पे जो कमांड हॉस्पिटल में पोस्टेड है एज अ सीनियर एडवाइजर। तो गुरु महाराज बीच बीच में उनके पास ऑफिस में अचानक ही आ जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की मेरा ना टेस्ट करा दो। तो फिर जो फादर ने अपने जो लेबोरेटरी होती है जो हॉस्पिटल की, उधर जो लैब टेक्नीशियन उसको बुलाया कि सैंपल लेने के लिए कि आके सैंपल ले लो गुरु महाराज का। तो उन्होंने सैंपल लिया, उन्होंने बोला कि जो ब्लड शुगर वगैरह कर लो और सब जो छोटे रूटीन टेस्ट हैं वो भी हो जाए। तो करीब आधा पौने घंटा हो गया, काफी टाइम हो गया, वो लैब टेक्नीशियन नीचे नहीं आया अपना रिपोर्ट लेके। तो फादर ने एक दो बार कहा कि उसको बोलो कि ये रिपोर्ट दे जाए। तो करीब 1 घंटे बाद वो नीचे आता है और बिल्कुल ही एकदम टेंस्ड अप, उसका चेहरा की हवाई उड़ी हुई, वो जो लैब टेक्नीशियन की, वो बोलता है कि मेरे फादर ने पूछा कि क्या हुआ। वो कहते कि मैं कितनी बार टेस्ट कर रहा हूँ तो जो ब्लड शुगर कभी 20 आती है, कभी 40 आती है, कभी 30 आती है। बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी की इतनी कम ब्लड शुगर तो हो ही नहीं सकती, ये जिनका भी सैंपल है वो ये इंसान इस मतलब धरती के हो ही नहीं सकते। तो गुरु महाराज उधर ही बैठे थे, उन्होंने कहा कि तुझे की लग रहा है कि मैं टेस्ट कराने आया है, मैं तेनू ब्लेस करने लिए आया है। तो उन्होंने उसको उनको वो जो लैब टेक्नीशियन को मतलब ब्लेस किया। तो मतलब ये छोटी छोटी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि मतलब कि कैसे गुरु महाराज आ जाते थे, सारे पेशेंट्स को ब्लेस करके चल जाते थे। और वो एक आने का एक वो था कि हॉस्पिटल आ रहे, बट जो जो एक्चुअल गुरु महाराज का मकसद होता था कि वहां जितने भी एडमिट है पेशेंट्स हैं सबको मतलब ब्लेसिंग्स मिले उनकी। और ऐसे ही मतलब ये चलता रहा। और इसी इसी बीच में जब ये गुरु महाराज छोटे मंदिर आ गए, तो उस टाइम में जो मेरे फादर पोस्ट हो गए थे कैलकाटा में, तो ऑब्वियसली मैं इधर हरियाणा में मेरी जॉब लगी थी और मैं गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था। तो वहां पे एक जगह है सोना के नाम से, वहां पे मैंने अपना रूम मतलब एक वो लिया हुआ था, वहां पे रहता था। वहीं से थोड़ा सा दूर करीब 15-20 किलोमीटर आगे मेरी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ पे एक छोटा हॉस्पिटल था, वहां पोस्टेड था मैं। तो मेरा भी बीच बीच में हालसा होती थी कि चलो मैं भी छोटे मंदिर हुआ हूँ, गुरु महाराज से मिला हूँ। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ 2000 2000 2001 की बात होगी या 2002 की बात होगी। तो उस टाइम रोड्स भी छोटी होती थी और ट्रांसपोर्टेशन भी कम होता था, और जो जो कनेक्टिविटी भी कम होती थी, बसें भी कम चलती थी। तो अचानक एक दिन मेरा बहुत मन हुआ कि चलो मैं जाके गुरु महाराज से छोटे मंदिर मिल के आऊं, उनका आशीर्वाद लेके आऊं, मिलके मतलब आशीर्वाद लेके आऊं गुरु महाराज का। तो बड़ी हिम्मत की मैंने वहां से मतलब दोपहर को निकला, मतलब बस ली और मतलब गुड़गांव पहुंचा। वहां से फिर मैंने बस ली जो कि वाया ये गुड़गांव मेहरौली रोड से ये दिल्ली जाती थी। तो वहां पे भी छोटी सी ये जो सिकंदरपुर है वहां पे छोटा सा पुल होता था, वहां पे मोस्टली जैम लगता था। अभी तो पूरा ये डबल रोड बन गई है, मेट्रो बन गई है। तो उस टाइम तो ये सब कुछ नहीं होता था। तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया 5 बजे के आसपास। तो गुरु महाराज का मंदिर खुलता था शाम को 7 बजे यहाँ छोटे मंदिर में। तो वहाँ पे एक जो है गिटोरनी है, एक छोटा सा गांव आता है, तो वहाँ पे ऑन द रोड एक छोटा सा एक ये टी स्टॉल सा होता था जहाँ पे समोसे वगैरह बनाते थे। मैं वहां पे रुक के अपना चाय पी, थोड़ा सा मैंने बोला कि थोड़ा सा यहाँ टाइम पास कर लूं, ये जब तक कि ये 6:30-7 नहीं बजते तभी मैं जाऊंगा गुरु महाराज की तरफ। तो जैसे 6:30 हुए तो मैं वहां छोटे मंदिर पहुंच गया, तो अंदर आ गया और चुपचाप करके पीछे जाके बैठ गया। संगत आती रही, गुरु महाराज का जो है शब्द चलते रहे, लंगर हुआ। तो गुरु महाराज सबको आज्ञा के लिए बुलाने लग पड़े। तो धीरे धीरे करके सब लोग इकट्ठा आने लग पड़े और
मन के अंदर तो हो ही रहा था कि रात इतनी हो गई है 10 उस टाइम ज्यादा। मैंने बोला चलो ठीक है गुरु महाराज के पास आया हूँ, ज्यादा कुछ हुआ तो यहीं से कहीं पे बाहर ही जाके बैठ जाऊंगा, सुबह उठ के चल जाऊंगा कहीं पे बाहर, या किसी से लिफ्ट ले लूंगा कहीं तक। थोड़ा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना, क्योंकि उस टाइम ना तो मैं किसी को जानता था ये गुड़गांव में, क्योंकि मैं जो रूम भी लिया था वो सोना था गुड़गांव से 25 किलोमीटर आगे था। तो इसी बीच में जब मैं आज्ञा लेने आया तो गुरु महाराज ने बोला तू किस तरह आ गया। हिम्मत तो होती नहीं थी गुरु महाराज से कुछ आवाज निकले मुंह से। मैंने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो गुरु महाराज कहते हैं तू फिर किस तरह जाएगा। मैं कुछ नहीं बोला, फिर मैं चुप होके खड़ा हो गया हाथ जोड़ के। तो उन्होंने जो जो है ये अर्जुन भैया है, अर्जुन सब बोला, उनसे कहा कि इन्नू इन्नू तुसी छोड़ के आओ। तो उनकी पूरी फैमिली, कर्नल साहब जो उनके फादर हैं, अर्जुन अर्जुन भैया, और उनके जो भाई हैं छोटे परीक्षित, और वो मुझे अपनी कार में सोना तक छोड़ के आया, जो कि कम से कम छोटे मंदिर से 50-55 किलोमीटर हो गया। और करीब रात को 12 बजे मुझे छोड़ा और वापस गए। मुझे बड़ा ये लगा कि वो कैसे मुझे इतनी दूर छोड़ने आए हैं और वापस जाएंगे। तो जब मैं वहां उतरा तो मैंने उनको बोला कि जी मैंने आपको तकलीफ दी। बोला कि तकलीफ किस बात की, गुरु महाराज वो आगे दिए छोड़ने के लिए, ये तो हमारा जो ये हमारी ब्लेसिंग है इसके अंदर कि हम आपको छोड़ के आ रहे हैं, जो उन्होंने हमें यादें ये मतलब कार्य करने के लिए कहा है। तो मैं जब पहुंचा रूम के अंदर तो मैंने बैठ के देखा, मैंने देखो गुरु महाराज में इतना छोटा सा आदमी, हम ना मतलब हमारा कुछ इतना है वजूद कि हम मतलब गुरु महाराज के आगे खड़े हो सके, मगर उनको इतना ध्यान है अपनी संगत का, अपने अपने जो है जो भक्तों का, कि उन्होंने देखो कैसे मुझे मतलब वापिस मतलब अपने वहां पे पहुंचाया। और मैं मतलब हाथ जोड़ के मैंने नमन किया गुरु महाराज को और मन से पूरा पूरा थैंक्स किया। और इसी बीच में टाइम निकलता गया, महीना हो गया, तो अचानक फिर से मेरा अंदर मन के अंदर लालसा बढ़ी कि मैं फिर से एक बार गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने जाऊं। तो फिर मैंने वही दोपहर को बस पकड़ी और फिर पहुंचते पहुंचते मैं वहां छोटे मंदिर पहुंच गया। तो वही अपना संगत लगी, संगत आती रही, आशीर्वाद लेती रही। पहले जैसे पहले होता था गुरु महाराज काढ़ा का प्रसाद देते थे, वो हुआ, फिर लंगर हुआ, फिर शब्द चल रहे थे। तो इसी बीच में टाइम होता रहा और संगत को आज्ञा मिलके गुरु जी बुला के भेजते रहे, आज्ञा देते रहे। वही मैं थोड़ा इधर कभी बैठूं कभी उधर छुपूं कि मैं कैसे करूं कैसे जाऊं। तो तो मैं भी उठ के खड़ा हो गया जब पूरी मतलब काफी संगत चल गई। तो फिर गुरु महाराज ने बोला है तो फिर आ गया। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया गुरु महाराज के। मैंने मतलब हिम्मत ही नहीं कुछ बोलने की। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि वहां पे जो वो जो है बिरला जो है उनकी जो शायद पोती थी या नाती थी, उसका नाम वृंदा है। तो उसको कहा कि अपने जो ड्राइवर को कहो कि इसको छोड़ के आए वहां तक। तो मेरे मन में सोचा, मैंने कहा गुरु महाराज देखो कैसे हर एक संगत का इतना ख्याल रखते हैं कि ये जाएगा कैसे। और देखो, और वो मुझे उनकी गाड़ी के अंदर पूरा सोना तक छोड़ के आया, जो कि 50-55 किलोमीटर है। तो मैंने बड़ा थैंक्स किया मन से, मतलब ये गुरु महाराज को कि आपने मतलब इतना मतलब ध्यान दिया कि अपनी ये कि मैं कैसे जाऊंगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि गुरु महाराज का हर संगत की इतनी फिक्र होती थी कि वो किस टाइम उसने जाना है, कैसे आया है, कब जाएगा। और मतलब आने का भी जो होता था छोटे मंदिर में, या जब भी हम इधर भी आते हैं, आज के वक्त भी जब आते हैं बड़े मंदिर, तो गुरु महाराज जी बुलाते हैं और अपने टाइम हमारा फिक्स होता है हमने कब आना है और कब हमें आज्ञा मिलती है और कब हमें जाना है। तो इसी बीच में 1.5-2-3 महीने और निकल गए। अचानक फिर से मुझे एक बार फिर से आलस हुई कि मैं जाके गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके आऊं। तो वैसे ही मैंने बस पकड़ा वहां से, और तो दोपहर को फिर मैं पहुंच गया छोटे मंदिर। इस बार क्या हुआ कि सारी संगत चली गई, रात के करीब 11:30 बज गए और सिर्फ 3-4 संगत रह गई और मैं रह गया। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई गुरु महाराज के पास आगे जाके आज्ञा लेने की। तो गुरु महाराज अपने आसन से उठे और थोड़ा
अंदर ही वहां पे थोड़े से घूमने लग पड़े, तो अचानक उनकी जो दृष्टि मेरे पास मेरे ऊपर पड़ी। तो उन्होंने बोला, है तू इथे ही है, तू गया नहीं, तू किਵੇਂ जाएगा। मैं फिर खड़ा, हाथ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया फिर से गुरु महाराज के। तो अचानक ही उनके मुंह से निकला, जा तेरा कल्याण होगा। मुझे समझ ही नहीं आया क्या कहा उन्होंने गुरु महाराज ने, कि उस टाइम इतनी बुद्धि नहीं होती थी। तो फिर गुरु महाराज ने कहा, इस तरह कर, तू इथे ही सो जा, ते सवेरे उठ के चाय का प्रसाद लेके मत्था टेक के तू फिर चल जाएगी। मैंने हाथ जोड़ा गुरु महाराज का, और मैंने वो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस दिन गुरु महाराज के छोटे मंदिर में वहां पे सोया। और वो नींद जो मुझे आई, मुझे अभी तक याद है कि मेरी आंख बंद हुई और जैसी सुबह हुई आंख खुली, और वहां पे जो जो सेवादार थे उन्होंने मुझे चाय का प्रसाद दिया। मैंने चाय का प्रसाद दिया, गुरु महाराज का डोर बंद था बाहर से, मैंने जैसे गुरु महाराज का आज्ञा थी मत्था टेका, और मैं सीधा वहां से निकल गया और बस पकड़ी और मैं वापिस आ गया। तो कहने का मतलब है कि इतना सुकून, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत गुरु महाराज ने दी, अभी तक दे रहे हैं, सारी संगत को दे रहे हैं, और सारी संगत पे आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, ये मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ और सबको नमन करता हूँ। ऐसी ही जर्नी जो कि मैं कहता हूँ एक वंडरफुल और खूबसूरत जर्नी जो गुरु महाराज के साथ जो जो चलती गई। फिर मैंने अपना, वो कहते हैं ना कि मैंने सोचना छोड़ दिया कि क्या करना है। मैंने बोला, गुरु महाराज जहां आप लेके जाओ, जहां आप, ये जिंदगी हो जाएगी, जहां पे आपने लेके जाना आप जाओ, मैंने सोचना नहीं किसी चीज के बारे में। तो इसी जो इसी चीज के अंदर, चक्कर के अंदर टाइम टाइम ऐसा ही निकलता गया। और इसी बीच में मेरे फादर की ट्रांसफर जो है, जो कलकत्ता से लखनऊ होगी, और जब जब वो लखनऊ पोस्ट हुए तो उस टाइम गुरु महाराज ने उनको कहा कि ये जो तेरी ट्रांसफर है इसको तू चेंज करा ले, आपने चेंज करा लो। तो आपको पता है आर्मी के अंदर ट्रांसफर चेंज होती नहीं है ज्यादा। तो जो जो फादर ने भी मेरे ख्याल से कोशिश भी की होगी बट हुई नहीं। तो फिर उन्होंने वहां पे लखनऊ ज्वाइन कर लिया, और अचानक मेरे फादर की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और वो एडमिट हो गए। इसी बीच में उनका टेस्ट वगैरह हुए, और वो वहां से मतलब ये रेफर हुए R&R, ये तो जो है, ये जो दिल्ली कैंट में यहाँ पे डायग्नोज हुआ कि उनको लिम्फ नोड्स का कैंसर है और स्टेज 4 ग्रेड 2 का डायग्नोसिस है। तो गुरु महाराज ने पहली इंडिकेशन दे दी थी कि तू इथे मत आ, कि ये ली जो जगह तेरे लिए ठीक नहीं है, मगर जो होनी थी वो हुआ। तो मेरे फादर वहां पे जो R&R में 7 महीने एडमिट रहे, उनकी कीमोथेरेपी चली, और गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा कि सब ठीक ठाक रहा। और मैं आपको बताता हूँ कि जब कीमोथेरेपी का होता, जब डेज होते थे, जैसे कि कल अगर कीमोथेरेपी होनी है, उनका स्टार्ट होनी है साइकिल, तो मैं गुरु महाराज के पास मंदिर में जाता था, और जब आज्ञा लेता था तो गुरु महाराज मुझे कहते थे कि जो फूलों का हार जो उनके पैरों में ये चढ़ाया होता था, संगत ने बोला इन्हें उठा ते ले जा, और अ, जाके पिताजी नु ये जो फूलों की माला है इसको पानी में डाल के उनको इससे नहला, और नहला के फिर आना। तो मैं वही 11 साढ़े 11 बजे वहां से निकलता था छोटे मंदिर से, वो फूलों की माला लेके, और सीधा मैं R&R जाता था। और आप विश्वास नहीं करोगे कि आर्मी के हाई सिक्योरिटी होती थी, कोई मुझे रोकता नहीं था। सीधा मैं, वो एडमिट थे जो ऑफिसर्स वार्ड के अंदर, तो वहां पे सीधा गार्ड भी होते थे, कोई मुझे रोकता नहीं था। मैं रात को 12 बजे उनके पास जाता था, फादर के पास, उनको वहां पे जो फूलों की माला को पानी में डाल के उनके ऊपर पूरा नहला के अच्छी तरह करके फिर मैं आता था। और अगले दिन जब कीमो होती थी और मैं उनके पास जाता था, फादर के पास हॉस्पिटल, जब उनकी उनकी कीमो चल रही होती थी, बड़े आराम से शांति से वो लेटे होते थे। जबकि बाकी जो वहां पे मतलब जिनका वो कीमो चल रही होती थी, उनकी बेचारी वो वॉमिट कर रहे हैं, बुरी हालत है, नॉसिएटिंग हो रही है, और फादर बड़े शांति से लेटे होते थे, पूरा उनकी साइकिल चलती थी आराम से, और फिर उनको लेके आके मैं वार्ड में ले आता था। इसी तरह उनकी 6 साइकिल्स हुई जो जो कीमोथेरेपी की। और जब भी साइकिल होती थी तो मैं, मतलब गुरु महाराज मुझे फूलों का वो मतलब हार देते थे कि लेके जाके
फादर को नहलाओ और फिर आना। तो बड़ी स्मूथली उनका पूरा ट्रीटमेंट हुआ। तो बाद में मतलब ये फादर ने गुरु महाराज से पूछा कि जी मैंने इतनी इतनी जो तकलीफ सही है, तो आप मुझे ठीक मतलब बिना ये तकलीफ के भी हो सकते थे। तो गुरु महाराज ने कहा ये तेरे कर्म थे, अगर ये तू नहीं काटता अभी तो अगले जन्म में तेरे कर्म चलते। मैंने आसान कर दिया तेरा ये जो 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 कर्म है जो कि तूने काट लिए इसी जन्म में, नहीं तो ये आगे चलते। तो वही गुरु महाराज का हर एक को ट्रीट करने का तरीका अलग है। हर एक के कर्मों के हिसाब से जैसे होते हैं उसी उसी हिसाब से गुरु महाराज सबको ट्रीट करते हैं और सबका इलाज होता है, सबकी सबके ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं। इसी बीच में मेरी मतलब मैरिज हुई 2003 में, और वो भी गुरु महाराज के आशीर्वाद से। और ये भी बड़ा ही खूबसूरत सा वो मतलब इंसिडेंट है जो कि उनके आशीर्वाद से मेरी मैरिज हुई। और और गुरु महाराज मेरी मतलब शादी में भी आए, और जहाँ पे गुरु महाराज का आसन बनाया था, जहाँ पे सारे जो जो भी शादी में आए थे उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया था गुरु महाराज का, उसी पंडाल में मेरे और जो मेरी वाइफ के जो फेरे हुए थे। तो ये सब गुरु महाराज का आशीर्वाद है। तो इसी बीच में 2004 में हमारी बेटी हुई, और उसका नाम भी मतलब गुरु महाराज ने रखा। और जब वो हुई तो उसको 20 दिन के बाद हम जब लेके गए तो सबसे पहले लेके हम छोटे मंदिर ही आए, और मतलब गुरु महाराज का आशीर्वाद दिलाने। तो मुझे अभी तक वो दिन याद है कि हम सब बैठे थे जहाँ से गुरु महाराज का डोर खुलता था, जहाँ रूम था वहां से आते थे। तो उधर ही मेरी मदर ने जो जो हमारी बेटी को हाथ में पकड़ के रखा था। तो जैसे ही गुरु महाराज आए और सब खड़े हुए, तो जो हम मदर भी खड़ी हुई, तो जो जो बेटी हमारी उनके हाथ में थी, तो सबने ऑब्जर्व किया कि जैसे गुरु महाराज आगे से निकले तो मेरी बेटी के 21 दिन की थी उस टाइम, उसके हाथ लिटरली ऐसे हो गए जैसे कि वो होते नमस्कार के। तो वही है कि सब जो भी जीव है जो आया है गुरु महाराज के आशीर्वाद से, वो वो सोल उन्होंने डाली है, उन्होंने भेजा है जैसे। तो तो इसी बीच में जो फादर ने गुरु महाराज से पूछा कि हम जो है बेटी का नाम क्या रखें, तो गुरु महाराज ने बोला कि मैं तो दसांगा। तो इस तरह करीब महीना निकल गया, 1.5 महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए, बिटिया का नाम नहीं अभी तक आया। तो सब लोग रिश्तेदार भी पूछ रहे पड़े कि अभी तक बिटिया का नाम क्यों नहीं रखा। तो हमने बोला कि रखेंगे, गुरु महाराज जब आज्ञा देंगे। तो वो कहते हैं ये कैसे गुरु हैं आपके जो कि मतलब आप अपने आप नाम रख लो, आप क्यों इंतजार कर रहे हो। हमने बोला कि हमारे लिए सब हमारे गुरु महाराज हैं, जब वो कहेंगे तभी उसी हिसाब से होता। तो एक दिन ऐसी संगत में फादर थे बैठे हुए, तो जो गुरु महाराज ने उनको इशारा करके बुलाया थे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह ना करें कि असी साड़ी बेटी का ना पर्ल 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 रख दें। तो आपको बताइए कि जैसे हम लोग हैं तो हम कहाँ पे नाम पर्ल रखते हैं, हम मतलब सोच ही नहीं सकते। तो जो गुरु महाराज ने उसका नाम रखा पर्ल। तो अभी हमें समझ में आया कि पर्ल क्या होता है, मोती होता है। तो हमारे वो मोती है, तो गुरु महाराज ने उसका नाम 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 रखा। तो उसी नाम से फिर हमने अपनी बिटिया का नाम पर्ल रखा, और वो गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला। तो इसी इसी बीच में वक्त निकलता गया, और अभी तक मुझे याद है 2004 का अगस्त का महीना, ये एक ऐसे इंसिडेंट है कि जिसने कि मतलब जो कि इट इज, मैं कैसे समझाऊं आपको, जो समझाऊंगा कि मतलब कैसे गुरु महाराज ने मुझे एक नई लाइफ दी। कि मतलब जो चीज होना था उसको मुझे बचाया, और और मुझे एक नई लाइफ दी, जो कि हमें बाद में पता चला कि जब गुरु महाराज ने किसी किसी को कहा संगत में कि मैंने उन्होंने नई लाइफ दी है। तो उस वो जो इंसिडेंट के बारे में जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बताता हूँ। कि मेरी पोस्टिंग उस टाइम वही दूर थी काफी, जो है कि करीब मतलब गुड़गांव से 50 किलोमीटर दूरी। जब मेरी मैरिज हुई थी 2004 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस टाइम मेरी बिटिया हुई थी, उसका उसका जन्म फरवरी का है, तो ये बात अगस्त का है।
तो बीच बीच में जो गुरु महाराज मेरे पेरेंट्स को, मदर फादर को सुबह के वक्त नॉन संगत डेज के अंदर ये छोटे मंदिर बुला लेते थे, ये बुला लेते थे सेवा के लिए। तो एक दिन गुरु महाराज ने मेरी मदर को बोला कि आ बेटू नु कहे आ बेटे नु कहे कि ना वो ना फरलो लेकर। तो जैसे आप सबको शायद पता ना हो, सबको पता ना हो कि फरलो क्या होता है, कि जॉब के अंदर कि आप जाओ मत और अगले दिन आके साइन कर लो कि अगर कोई नहीं आया तो जिससे कि आपकी अटेंडेंस भी लग जाती है और आपकी छुट्टी हो जाती है। तो उस टाइम मेरी जॉब भी नहीं लगी थी, 2-3 साल हो गए थे, 3-4 साल हो गए थे जॉब को लगे, बट मैं थोड़ा-सा उस टाइप का था कि हाँ भाई जॉब है तो जाना है, नौकरी है करनी है। अगर हम काम कर रहे हैं सरकार के लिए, सरकार हमें तनख्वाह दे रही है तो हमें उसका पूरा मतलब पूरा अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो हम करें। मगर जो इसी मगर जो गुरु महाराज का जो हुक्म था वो तो मानना ही था, वो तो सर आँखों पे है। तो इसी बीच में मदर ने मुझे बताया कि मतलब गुरु महाराज ने ऐसा कहा है। तो मैंने बोला ठीक है मदर, माँ जैसे आपने कहा है कि मैं पूरा आगे का पालन करूंगा, बट अंदर से तो फिक्र होती थी। तो 2-3 दिन में अगर मैं मतलब जॉब के लिए नहीं जाता था, फिर अचानक ही अंदर होता था कि पीछे से कोई आ ना जाए, कोई आ गया तो मेरी कहीं इंक्वायरी ना हो जाए कि ये किधर है, विदाउट इंफॉर्मेशन नहीं है ड्यूटी पे। तो मैं ऐसे 2-3 दिन निकल जाते थे, फिर मैं काम पे चल जाता था, वहाँ अटेंडेंस लगा के सब ठीक-ठाक करके फिर मैं वहाँ एप्लीकेशन दिया था कि मैं मैं कल परसों छुट्टी पे रहूँगा। और फिर मैं मतलब घर पे रहता था, फिर 2-3 दिन, 3-4 दिन निकल जाते थे, फिर मैं चल जाता था, वो जो एप्लीकेशन को फाड़ के साइन कर देता था अटेंडेंस में कि कोई पीछे से नहीं आया। ऐसे टाइम निकलता गया, ऐसा महीना, डेढ़ महीना हो गया। तो उस टाइम बारिशों का सीजन था और ये अभी तक मुझे तारीख याद है, ये 25 अगस्त की बात है सन 2004। मैं निकला उस दिन सुबह, मतलब 4-5-6 दिन हो गए थे। मैं जैसे गुरु महाराज ने कहा था कि तू ये फरलो ले, तो मैं गया नहीं था काम पे, अपनी ड्यूटी पे। तो मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी कि 5-6 दिन हो गए मैं गया नहीं, कोई कहीं कुछ पीछे से ना हो गया है, तो मैं आज हो आता हूँ। तो मैंने उस टाइम मैं स्कूटर पे उस टाइम पूरा गुड़गांव बन रहा था, अभी तक बना नहीं था, बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही थी, सड़कें टूटी हुई थी। तो उस टाइम हम इस सेक्टर 56 के अंदर गुड़गांव में जलवायु टावर्स एक सोसाइटी है, वहाँ पे हम रहते थे। तो वहां से मैं स्कूटर से राजीव चौक जाता था। राजीव चौक में स्कूटर एक पार्किंग होती थी, वहां पे पार्क करके वहां से बस पकड़ के फिर मैं काम पे जाता था। तो उस दिन काफी बारिश थी और मुझे लगता याद है वो सीजन की लास्ट बारिश थी और काफी मूसलाधार बारिश थी। तो मैंने रेनकोट पहन के अपना स्कूटर में मैंने स्टार्ट किया। सुबह ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैं धीरे धीरे करके स्कूटर करके लेके वहां पे राजी चौक पहुंचा, वहां पे स्कूटर पार्क किया और बस पकड़ी और काम पे चले गया। इसी बीच में वो मेरे ख्याल से वो उस दिन मतलब नॉन नॉन संगत डे ही था। और एज मतलब एज जैसे पहले होता था कि जो पेरेंट्स भी वहां पे थे, गुरु महाराज के पास ही थे, वहां पे छोटी मंदिर में इस सेवा के लिए। तो करीब दोपहर को करीब मैं 2:30-3 बजे मैं वापस आया राजी चौक, वहां से मैंने स्कूटर उठाया और मैं वापस आने लग पड़ा। इसी बीच में आप देखो कैसा, जो मैं बता रहा हूँ कि इस यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और उस तरफ छोटे मंदिर में पेरेंट्स बैठे हैं और गुरु महाराज के साथ उनकी बात हो रही है। तो आ, मैं मतलब ऑन द वे आ रहा था और बारिश खूब हो रही थी और एक क्रॉसिंग ऐसी आई कि जहाँ पे एक इनोवा, सॉरी हाँ, नहीं क्वालिस, उस टाइम टोयोटा क्वालिस होती थी। तो वो बैक कर रही थी, तो मैंने उसको हॉर्न दिया, उसने मुझ सुना। बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, दिख भी नहीं रहा था। मैंने स्कूटर स्लो किया, उसने मुझे इशारा दिया कि आप निकलो और मैंने उसको देखते हुए एक्सीलेटर दबाया और मैं आगे की आगे निकला। इसी बीच में जो मेरी मदर ने कहा कि उस टाइम क्या हो रहा था कि गुरु महाराज ने मदर से पूछा कि बेटा किथे है। तो मदर ने कहा कि गुरुजी वो 5-6 दिन हो गए थे, वो गया नहीं था जॉब में, तो उसे फिक्र हो रही थी, तो वो थोड़ा तो गया है वो नौकरी पे। बोला मैं देखा हूँ सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो गुरुजी मतलब से कहते कि वक्त का पता नहीं होता। तो इसी बीच में मेरा वहां पे आगे से भारती बहन आती है जो बच्चों को छोड़ के आ रही थी, छोटे बच्चों को स्कूल से।
मतलब स्कूल से लेके मतलब घरों पे छोड़ने के लिए जैसे छोटी वैन से लगाई होती वो थी, मेरा स्कूटर बैंग ऑन वो मारुति वैन के अंदर लगा, और इतनी बुरी तरह लगा क्योंकि मैंने स्पीड पिकअप कर ली थी। मेरा आगे से पूरा स्कूटर पूरा टूट गया, मेरी हेलमेट टूट गई, और मैं नीचे गिरा। इसी बीच में वो जो वैन वालों ने, 3-4 लोग थे, उन्होंने मुझे उठाया। वो वैन वाले ने, जो बच्चों वाली ने, उसने पूछा कहाँ रहते हो, मैंने कहा जलवे टावर। उसने मुझे छोड़ा उधर, मेरे नाक से ब्लीडिंग हो रही थी मेरी, मुझे होश ही नहीं थी क्या हुआ। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मतलब वाइफ ने देखा तो उसे भी इतनी फिक्र हो गई, उसने इमीडिएटली मदर को फोन किया, तो जो कि गुरु महाराज के पास थे बैठे, उस टाइम गुरु महाराज ने कहा था कि जो मेरी मदर की मतलब वक्त पता नहीं होता। तो इसी बीच में जब फोन किया तो मदर ने बोला कि गुरु जी ऐसे ऐसे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो इधर ही हूँ। तो इमीडिएटली जो फादर आए भाग के वहां से, छोटे मंदिर से इधर घर के, और मुझे लेके आर्मी हॉस्पिटल, कमान हॉस्पिटल लेके चले आरंडा। वहां पे मेरे पूरा फर्स्ट एड वगैरह हुई, और मेरा मतलब नाक में चोट आई, और मेरा सब ठीक था वैसे, अदरवाइज ऑल वाज ओके। थोड़ा स्टिचेस लगे थोड़े ये नोज के अंदर और थोड़ी लिप के अंदर। और फिर मतलब गुरु महाराज ने कहा था इसको मेरे फादर को कि इसको वहां पे जो भी फर्स्ट एड करा के यही छोटे मंदिर ले आना। तो मैं छोटे मंदिर आया, वहां पे मैंने गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लिया, और वहां पे लंगर कराया गुरु महाराज ने, और फिर हम आगे घर पे। ऐसे ही 3-4 महीने निकल के, तो अचानक एक जो संगत ने हमें बताया कि गुरु महाराज ने उनको कहा है कि जो है कि डॉक्टर साहब के बेटे को मैंने नई जिंदगी दी है, और उधर उसका जो है ये जन्मदिन 25 अगस्त का है। तो अभी उस दिन के बाद मैं हर साल अपना जो है जन्मदिन मैं 25 अगस्त को मनाता हूँ, जो कि मुझे नई लाइफ दी गुरु महाराज ने। और वैसे मेरा बर्थ है 11 सितंबर का, तो मेरे साल के 2 मेरे बर्थडे होते हैं, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बर्थडे होता है वो मेरा 25 अगस्त को होता है, जिस दिन मुझे गुरु महाराज ने मुझे नई जिंदगी दी, और मैं आपके सामने अभी होके खड़ा होके आपसे मैं मतलब मैं सत्संग कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कौन कर सकता है, ये एक एक मतलब भगवान ही कर सकते हैं। तो जो ये गुरु हैं हमारे, शिव हैं, और शिव, और ये लाइट, गुरु जी खुद कहते थे कि मैं लाइट से आया हूँ, और मतलब मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, बयान करने के लिए कि कितनी बड़ी पावर है हमारे गुरु महाराज की, जो कि सारी संगत को, और पूरी, मैं कह रहा हूँ उन्होंने पूरा संसार संभाल रखा है। और मैं तो गुरु महाराज से यही मतलब प्रार्थना करूंगा कि पूरी संगत के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, और उनकी उन, 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 उनकी नजर रहे, और सबका वो भला होए। और मैं पूरी संगत से ये करूंगा गुजारिश कि हमें भी हाथ जोड़ के गुरु महाराज जहाँ पे भी हैं उनके लिए उनके लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जहाँ पे भी हैं वो खुश रहें, और उनकी उनकी जो दृष्टि है वो पूरी संगत में बड़ी अच्छी तरह ये बनी रहे। तो इसके साथ मैं आज्ञा लेता हूँ कि मैं अपना जो जो मेरा जो सत्संग है, जो कि ब्यूटीफुल जर्नी अभी मेरे गुरु महाराज के साथ जो मेरी चल रही है, जो आगे भी अभी उनके आशीर्वाद से ही चलेगी। और मैं हर दिन को जब भी घर से निकलता हूँ, मैं गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हाथ जोड़ के निकलता हूँ कि गुरु महाराज नया दिन स्टार्ट हुआ है, आपकी आज्ञा से और आपके ही आशीर्वाद से मैं आगे चल रहा हूँ। जहां पे आपको लेके जाना आप मुझे जाइए, ये जिंदगी आपके आपके आपको आपके ऊपर ये न्यौछावर है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ, और मैं आज्ञा लेता हूँ। मुझे मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं अपना जो भी छोटा मोटा सत्संग है वो मैं शेयर कर सकूं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अंकल अगर आप कुछ और सत्संग शेयर कर सके। चलो मैं सोचता हूँ एक जो जो है सत्संग है जो मेरी ग्रैंड मदर का है। ये मुझे अभी याद आया। अ, मैं ये बात बता रहा हूँ सन ये 2000 की बात है, तब मेरे फादर जब कैलकाटा पोस्टेड थे।
तो अचानक ही फोन जाता है मेरे फादर को कि जो मेरी दादी है वो उनकी उनकी तबीयत बड़ी खराब है, और वो उनको एडमिट करा देते हैं कमांड हॉस्पिटल जलंधर में, क्योंकि फादर डिफेंस में थे तो ऑब्वियसली उनको ऑथराइज्ड है कि वो उनका एडमिशन आर्मी हॉस्पिटल में हो सकता है। तो वहां पे जैसे ही जो मैसेज मिलता है मेरे फादर को, तो इमीडिएटली वो टिकट बुक करा के ट्रेन में आ रहे मतलब अपनी अपनी बुकिंग करा लेते हैं। इसी बीच में जो मेरी बुआ की जो लड़की है, जो मंजरी है, वो उस टाइम गुरु महाराज वहीं पे थे, जलंधर ही थे अपना डिफेंस कॉलोनी में। तो हमारा एक्चुअली जो घर जो हम बिलोंग करते हैं वो है लाडो वाली रोड, प्रीतनगर, जलंधर से, जो कि गुरु महाराज के जो जो है ये मंदिर है डिफेंस कॉलोनी में, ये 300 नंबर, उससे करीब 3-4 किलोमीटर दूर है। तो वो इमीडिएटली भाग के वहां जाती है कि ये गुरु महाराज के वहां मंदिर में, ये डिफेंस कॉलोनी, ये जलंधर कैंट में, कि सॉरी ये डिफेंस कॉलोनी में, ये जलंधर की मत्था टेकने की कि मेरी जो नानी है वो उसकी बहुत तबीयत खराब है, और जो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तो वो बाहर बैठ के वहां पे रो रही होती है बहुत। तो अचानक ही जो सुदाम है वो आते हैं और वो कहते हैं कि आप क्यों यहाँ पे रो रहे हो, क्या हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जो है कि मेरी जो नानी है उसकी बहुत तबीयत खराब है, वो आर्मी हॉस्पिटल जलंधर में एडमिट है, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो मैं मतलब गुरु महाराज जी का आशीर्वाद दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा, ये सुदाम जी ने, गुरु महाराज जी तो अभी अंदर है, मैं इनको बता दूंगा, तो आप यहीं से मत्था टेके चल जाओ। तो बाद में ये सुदाम जी कहते हैं कि गुरु महाराज ने कहा कि मैंने ओती नानी को 5 साल देते। तो आप मानोगे नहीं कि जैसे ही मेरे फादर पहुंचते हैं ये जलंधर, अपनी अपनी मदर को हाल तक वो देखने, जो हॉस्पिटल एडमिट थी, मेरी जो दादी है वो मतलब हॉस्पिटल के बेड पे आराम से बैठी हुई है, एंड शी इज परफेक्टली फाइन। और इमीडिएटली उनको ले आते हैं घर पे। ये बात सन 2000 की है, और 2005 में एग्जैक्टली 5 साल बाद शी उनका उनकी उनकी डेथ होती है। तो मतलब देखो ये क्या है करिश्मा, की गुरु महाराज ने जैसे कहा कि 5 साल देते, तो ऐसे गुरु महाराज ने काफी लोगों को ये ऐसी वो दी है, जिंदगी दी है। तो ये एक और था सत्संग जो कि मैंने आपसे ये शेयर किया। एक और जो जो अभी लेटेस्ट का जो है सत्संग है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जो आंटी हैं, उनकी जो फ्रेंड है, उसका नाम है रजिता है, वो साउथ इंडियन है, वो इधर ही रहती है गुड़गांव में। वो पिछले 4-5 साल से, 5-6 साल से जुड़ी हैं गुरु महाराज से। तो आ, वो भी काफी अच्छी भक्त है गुरु महाराज की, और काफी लगन है उनकी। तो उनके जो भाई हैं वो है मुंबई में। उनकी जो बेटी है, ये बात है सन 2020 की, मेरे ख्याल से इस सितंबर की बात होगी, सितंबर अक्टूबर की, कि जैसे उस टाइम कोविड चल रहा था और जो बच्चों का स्कूल था वो सब बंद था, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो वो जो थी लड़की, उसकी वो ना उसके वेट काफी बढ़ने लग पड़ा। तो ऐसे जैसे होते पेरेंट्स हैं, उन्होंने सोचा होगा कि जैसे हर सोचते हैं कि बच्चे मतलब बाहर तो जा नहीं सकते, स्कूल भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे घर पे होते हैं, खाते पीते रहते हैं, तो वेट तो बढ़ता ही है। तो इसी बीच में उसकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब होने लग पड़ी, तो उन्होंने मतलब डॉक्टर्स को दिखाया उधर, तो उन्होंने काफी टेस्ट वगैरह बताया। तो इसी बीच में पता चला कि उसको मतलब ब्रेन का ट्यूमर है। तो और वो जो उसके जो है ब्रदर वगैरह जो फैमिली है, वो है ना क्रिश्चियंस है, जो मुंबई में है। तो इसको पता चला रजिता को, जो मेरी जो है वाइफ फ्रेंड है, तो उसको बड़ी फिक्र हुई, वो रोने लग पड़ी। उसने कहा कि उनकी एक ही बेटी है, तो वो भी मतलब 15-16 साल की है। तो इसी बीच में वहां पे डॉक्टर्स का पूरा ग्रुप बैठा, 7-8 डॉक्टर्स, उन्होंने डिस्कस किया पूरे केस का, उसके सारे सीटी स्कैन जो है, सारी इन्वेस्टिगेशन हुई। तो उन्होंने बोला कि वो इतना प्रेशर डाल रहा है कि उसको हमें सर्जिकली ही निकालना पड़ेगा। इसी बीच में जो है रजिता, जो मेरी वाइफ की जो फ्रेंड है, वो वहां पे जाती है मुंबई में, और अपने ब्रदर को गुरु महाराज जी का वो स्वरूप देती है छोटा सा, और कहते हैं कि इसको पानी में डाल के सुबह
मतलब जो बेटी को पिलाई करो, जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, और उसके ये जो जो फोटोग्राफ, जो गुरु जी का स्वरूप है, वो उसके जो तकिया के साथ रख दो। तो इसी बीच में वो सब ऐसे ऐसे मतलब करते रहे, और इसी बीच में उसकी तबीयत भी कुछ ठीक होती नहीं रही, और हॉस्पिटल एडमिशन से उसको कोविड भी हो गया। और इसी बीच में वो पूरा डिसीजन लिया गया कि इसकी मतलब सर्जरी होगी। तो तो इन्होंने कहा कि एक बार फिर से उसका सेकंड ओपिनियन ले लेते, मतलब फिर से एक बार इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। तो जब उसका फिर से इन्वेस्टिगेशन कराया, तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि वो जो ट्यूमर था वो बिल्कुल ही गायब हो गया, एंड दैट गर्ल इज परफेक्टली फाइन, बिना ऑपरेट किए है वो ठीक होगी। और वो भी अभी गुरु महाराज के साथ इतना जुड़ गए हैं, ये अभी अभी 2 साल पहले का सत्संग है। मतलब आप देखो गुरु महाराज किस तरह हर एक संगत को किस तरह ब्लेस करते हैं, और किस तरह इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करते हैं। और उनकी जो दृष्टि है वो सब, मतलब सारी जो संगत के ऊपर इतनी अच्छी वो है, बनी हुई है। तो मुझे ये दो अभी याद है सत्संग, तो मैंने आपको आपसे शेयर किए। मैं अभी आज्ञा चाहूंगा कि आपका कि अ, कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपना सत्संग ये खत्म करूं। और थैंक्स सो मच आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपना अपना सत्संग गुरु महाराज का आपके सामने और पूरी संगत के सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।